Good morning, everyone. In previous class, we have studied about a circuit having only resistance and an AC source, and we have seen how in purely resistive circuit, current and EMF, instantaneous current and instantaneous EMF is in same phase, or we have seen the phasor diagram also. So today we are going to study AC circuit containing only an inductor and some other topics also. So AC circuit containing only an inductor. Inductor means inductor is a component of electricity in which a solenoid is used. A pure inductor is simply a wounded coil connected here with an AC source. Here pure inductor must be of negligible resistance. मतलब प्योर इंडक्टर, चूँकि ये वायर का ही बना होगा, इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है. ये केवल एक कॉयल है जो इस तरह से वाउंडेड है हेलिकल फॉर्म में. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद L. इट इज़ दी supply E is equals to E naught sin omega t, which is obviously alternating EMF. Here this is an AC circuit containing an inductor. If the resistance is negligible, then this inductor is pure inductor or purely inductive circuit. All right, so I am writing it properly. We assume that this inductor has negligible resistance. So this circuit is purely inductive circuit. Purely inductive circuit. Here very important phenomena we know, this self-induction. So as the current starts moving, the currents passing through this inductor, as this is alternating current, when current starts increasing, there is change in current in this particular inductor. All right, so this inductor will see an EMF and a current is passing through this inductor. So from Lenz law and electromagnetic induction, both from Faraday law of induction, one back EMF is generated in this inductor ड्यू टू चेंजिंग करंट. क्यों? क्योंकि इससे लिंक्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तो इसमें एक बैक ईएमएफ आ जाएगा, जैसा हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में. एज अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, अब बैक ईएमएफ कितनी होगी? इट इज़ इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल होती थी, आपको याद होगा, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट विद चेंज इन टाइम. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे तो सेल्फ इंडक्शन में एल एक कांस्टेंट लगाते थे. तो ई इज इक्वल्स टू ईएमएफ, यहाँ ई से नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए क्योंकि ई को तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. बैक ईएमएफ केवल लिख के मैं इक्वल लगा रहा हूँ. इट इज़ माइनस एल डी आई बाई डी टी. माइनस साइन इज शोइंग द लेंज लॉ एंड एल डी आई बाई डी टी. इट इज़ ड्यू टू चेंजिंग करेंट. सो दिस इज द बैक ईएमएफ विच opposes the applied EMF, है ना.
अप्लाइड ईएमएफ का अपोज करेगा अपने कॉज का ही जिससे वो पैदा हुआ है। सो नेट इंस्टेंट ईएमएफ, नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, एक ईएमएफ ऐसे उल्टा लगा, एक ईएमएफ तो ये वाला सीधा लग ही रहा है, एक इसने बैक ईएमएफ उल्टा लगाया, इसकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। देन इंस्टेंटेनियस EMF, net instantaneous EMF, it is equals to the total EMF minus the back EMF. Alright, मतलब ये ऐड हो रहा है, माइनस साइन तो वहाँ पे है, ये सिंबल शो कर रहा है। बट दिस EMF मस्ट बी ज़ीरो बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। वाई? ये तो EMF हो गया फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर आपको याद हो, EMF इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, PD अक्रॉस आर, हियर R इज इक्वल्स टू 0। यही था ना, क्योंकि R तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो ये EMF किसके बराबर हो जाएगा? EMF इज इक्वल्स टू 0। सो दिस EMF E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। लगा KVL ही रहे हैं हम, ठीक है। सो दिस इज शोइंग E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। समझिएगा कि एल डी आई बाई डी टी बैक EMF है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। सो E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। वी वॉन्ट आई, क्योंकि हमें आई ही कैलकुलेट करना है, सो प्लेस आई इन वन साइड एंड रिमेनिंग थिंग्स इन अदर साइड। तो डी आई इज इक्वल्स टू, डी आई इज अ क्वांटिटी एंड दिस इज ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। देख लीजिए यहाँ से ये एक्सप्रेशन। नाउ वी कैन टेक इट एज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इज दैट E is equals to E naught sin omega t. So this is the expression for dt time. Now for total current, टोटल करंट कितनी होगी? तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। टोटल इंस्टेंटेनियस करंट, I am writing that expression again, E naught by L sin omega t dt, ये मल्टीप्लाई में। नाउ इंटीग्रेटिंग it is actually the indefinite integral, so it is integrating di is equals to integral E naught by L sin omega t dt. Here this omega t dt, here dt is the variable, so I इसका इंटीग्रल अगर इधर वाले का है तो माइनस, देखिए साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा ऑल्सो, है ना, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। सो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, और ये ई नॉट बाई एल तो है ही, तो ई नॉट बाई एल भी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, प्लस देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल है, प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ई नॉट बाई एल कॉस, और एल है तो ओमेगा, ओमेगा एल लिख लें इसको, कॉस ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट बिकॉज इट इज डेफिनिट इंटीग्रल, indefinite integral. Now for reducing this constant we can easily see, आप ये बताइए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अल्टरनेटिंग करंट की, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। सो वी विल राइट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज of current I must be 0 over a time period
तो यहाँ से अगर हम एक टाइम पीरियड के लिए लें तो आई 0 हो जाएगा। टाइम पीरियड ये कैपिटल टी के लिए जो वैल्यू आएगी, दिस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो इसका हम कॉस ओमेगा टी का टाइम एवरेज लेंगे तो ये भी 0 आएगा। कॉस ओमेगा टी का टाइम एवरेज, कॉस थीटा का एक टाइम पीरियड, एक फुल साइकिल में एवरेज कितना होता है कॉस थीटा साइन थीटा का, 0 होता है। सो एंड एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी ओवर अ टाइम पीरियड इज 0। अब देखिए अगर ये एक टाइम पीरियड की बात लें तो ये भी 0, कॉस ओमेगा टी यानी पूरा एक्सप्रेशन भी 0, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन will be 0. Alright, so this is the expression. Now we will reduce this constant. I is equals to minus E naught by omega L cos omega t. It is equals to minus I naught cos omega t. इस E naught by omega L को क्या लिखा? Here I naught is equals to ई नॉट बाई ओमेगा एल। अभी मैंने ये लिखा है, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये है, नाउ वी वांट टू रिड्यूस दिस माइनस साइन, तो आई नॉट पुट दिस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस लेते हुए इस वाले को लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस ओमेगा टी। माइनस अभी बाहर वाला रखे हैं, अभी अंदर नहीं किया। आई नॉट साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी इस माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। ऑलराइट, सो दिस एंड दिस आई नॉट, दिस कैन रिटन एज साइन 90 माइनस में चला गया और ये माइनस माइनस प्लस, सो ओमेगा टी माइनस 90 की जगह मैंने क्या लिख दिया, पाई बाई 2। अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। omega t minus pi by 2, I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2. This is the expression where it is showing that current EMF was E is equals to E naught sin omega t. EMF तो हमने ये लगाया था और करंट कितना आया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हियर इन द इंडक्टिव सर्किट current is lagging from the EMF by angle pi by 2. This I am observing here. So phase relationship between E and I. Now for phase relationship we will draw phasor diagram. Alright, so that we can simply observe this. Now this is X, O, Y. Now we want to draw the phasor diagram. For EMF we will put E naught here and this angle is omega t. Now the current, this one is E naught, current is lagging from the EMF by 90 degree angle, यानी करंट और EMF के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी करंट लैग कर रहा है, यानी करंट को निगेटिव में पीछे जाना है, इस लेंथ को इस लेंथ से बड़ा रहना है। EMF मस्ट बी ग्रेटर देन दिस इज स्लाइटली स्मॉलर, I naught is slightly smaller. The angle between, total angle between E naught and I naught is how much? Total angle between E naught and I naught is pi by 2. कितना है, पाई बाई 2 एंगल पीछे है। ऑलराइट, तो कितना एंगल इसका पीछे चला गया, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इनके बीच का टोटल एंगल होगा और पाई बाई 2 ये लैग कर रहा है। तो ये जो होगा ये हमारा फेजर डायग्राम होगा।
इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, ये हो गई इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई की, ये ई है ना। दिस प्रोजेक्शन इज फॉर करंट, इट इज आई, एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इन दिस डायरेक्शन, राइट, दिस इज ओमेगा। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, दिस वन इज द फेजर डायग्राम। नाउ फॉर वेव फॉर्म, हाउ इट लुक्स, प्रॉपर दिखाना है तो सबसे पहले ज़ीरो से कौन शुरू हो रहा है, ईएमएफ को बना लिया प्रॉपर। दिस इज ई नॉट, द मैक्सिमम वैल्यू, ये है ई, है ना। तो ये वाला पोजीशन क्या है, ई नॉट की पोजीशन, यहाँ ई और आई दोनों दिखाते हैं। ये हमारा ओमेगा टी का डायरेक्शन है, टाइम एक्सिस। दिस इज दी 0 पाई बाई 2, सॉरी 0 पाई एंड 2 पाई, ये 2 पाई हो गया। नाउ फॉर द करंट इज लैगिंग बाई द 90 डिग्री फ्रॉम ईएमएफ। तो जहाँ पे 0 से 90 पे ये मैक्सिमम होता है, 0 से 90 पे ये 0 होगी करंट, ये 90 डिग्री पीछे होगी, 90 एंगल पीछे होगी, ठीक है। तो ये करंट इस तरह से चलेगी, जब ईएमएफ 0 तब करंट मैक्सिमम, जब करंट 0 तो ईएमएफ मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री का फेज वेरिएशन आएगा। तो 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट हुई है, ये देखिए 0 से यहाँ ये -90 पीछे से स्टार्ट होती है। तो दिस इज फॉर करंट। नाउ वन प्रॉपर्टी इज हियर, वी हैव सीन फॉर करंट I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2 here. Here I is equals to, here was written E naught by omega L, हमने I naught को यही तो मानना है ना, sin omega t minus pi by 2. This E naught by omega L, I naught is equals to E naught by omega L, it is the peak value. आपको अगर कंपेयर करना है आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर से, अब कंपेयर करिए, अगर ये रेजिस्टिव सर्किट रहा होता तो ये रेजिस्टेंस होता, ये अपोज होता है करंट पे, यानी जब इंडक्टर लगा हुआ है तो अपोज कौन दे रहा है, ओमेगा एल दे रहा है। ओमेगा एल इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट, ओमेगा एल इज द opposition offered to the current. This is called inductive reactance. ओमेगा एल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। So inductive reactance XL is equals to omega L. Omega is the angular frequency. We can write it in linear frequency 2 pi f L. So we can see that XL is proportional to the frequency. XL is proportional to the frequency. हम XL और F के बीच में ग्राफ भी बना सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है जो हमने EMF अप्लाई किया है अल्टरनेटिंग। If this is F frequency and this is XL, the inductive reactance, then their relation is linear relation. When F is 0, XL is 0. When F is maximum, XL is maximum. So we can easily see that an inductor allows DC flows through it but opposes the flow of AC through it. मतलब जब F 0 हो गया यानी डायरेक्ट करंट बन गई, जब DC हो गई डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती 0, तो अपोजिशन नहीं होगा, अपोजिशन भी 0 होगा, यानी इंडक्टर अपने अंदर से आसानी से करंट को पास हो जाने देगा, है ना। सो इंडक्टर अलाउज
DC inductor allows XL is equals to 0 at F is equals to 0, ये बताना चाह रहे हैं। इंडक्टर अलाउस DC and opposes flow of AC. Alright, so this is the inductive reactance and this is the expression for peak value of current. तो इंडक्टेंस ओमेगा एल के किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ एल के। और फेजर डायग्राम भी इसका हमने देख लिया। नाउ कम टू द कैपेसिटर। हम आगे एक कैपेसिटिव सर्किट का पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी जाननी बहुत ज़रूरी है कि कैपेसिटर में को अगर डीसी सर्किट में जोड़ा जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। तो उसको देख लेते हैं। effect of a capacitor in a DC circuit, in a DC circuit। देखिए, मान लीजिए हमने एक कैपेसिटर लिया, उसको ऐसे जोड़ दिया और उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, केवल एक स्विच के थ्रू एक बैटरी, एक डीसी बैटरी जोड़ दी है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ऑन करते ही ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये निगेटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल में इस प्लेट के, कैपेसिटर की ये दो प्लेट्स हैं, ए और बी, मान लीजिए दो प्लेट हैं। तो ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स आके पॉजिटिव में आना शुरू करेंगे, यानी किधर, ये इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल में। और बी प्लेट से पे इस निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यानी बी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे और ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ पॉजिटिविटी इकट्ठा होगी। लेकिन क्या ये इंडेफिनेटली चल सकता है? ये तब तक पॉसिबल होता रहेगा जब तक यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का है, ये जो बैटरी का और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं होता। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू पॉजिटिव टर्मिनल and from negative terminal to B until the potential difference between between plates of capacitor is equal to the potential difference between the terminals of cell। अभी हमने सेल जोड़ी है, इसका मतलब तब तक ये फ्लो होगा और उसके बाद देन current will stop as charging stops। चार्जिंग स्टॉप होगी तो करंट स्टॉप हो जाएगी, यही होता है। और उसके बाद क्या कुछ आगे बढ़ेगा प्रोसेस? नहीं, एक बार ऐसा हो गया तो फिर यहीं पे रुक जाएगा और यहीं पे ये सर्किट काम करना बंद कर देगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये तो बिहेवियर हो गया। अगर मान लीजिए मैंने इसमें उठा के एक रजिस्टर जोड़ दिया, मान लीजिए बाद में जोड़ दिया आर रजिस्टर, तब ये क्या होता है? तब ये रेजिस्टेंस कुछ ऑफर करेगा। जैसे जैसे करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, वैसे वैसे यहाँ पे जैसे जैसे ये चार्जिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा जो इंस्टेंटली चार्जिंग हो रही थी, ये उस चार्जिंग को डिले करता है, धीरे धीरे चार्ज करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तब ये चार्जिंग जो होगी ये ऐसे होगी कि ये टाइम के साथ जो
एकदम स्ट्रेट बढ़ गया था करंट, वैसा ना बढ़ के करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है और एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और चार्ज, और उसके बाद वो करंट रुक जाएगा। यानी चार्ज, अगर हम कह दें कि ये जो चार्ज है, जो कैपेसिटर का चार्ज है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। सो दिस इज चार्ज एंड दिस इज टाइम। तो टाइम के साथ इसमें जो चार्जिंग होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, पहले बहुत तेज़ी से होगी, फिर एक जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये करंट कम होती चली जाएगी, रेजिस्टेंस जो है वो इसमें रोकेगा इस करंट को, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके इसमें जितना मैक्सिमम चार्ज होना था वो अटेन हो जाएगा और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ लॉस लगातार बनेगा और इस कारण से वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक कभी नहीं चार्ज हो पाता। इसकी मैक्सिमम चार्जिंग वैल्यू क्या है, क्यू नॉट तक कभी नहीं चार्ज हो पाएगा ये कैपेसिटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लगाने से क्या हुआ, जो डायरेक्ट रिलेशन था यानी डायरेक्ट इंक्रीमेंट था करंट चार्जिंग का, वो एक्सपोनेंशियल हो गया, पहले तेज़ी से फिर धीरे धीरे चार्जिंग उसकी कंप्लीट होगी। और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी है कि एक टाइम ऐसा आता है जिसमें मान लीजिए इसमें करंट R है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और कैपेसिटेंस C है इस कैपेसिटर का, तो R इंटू सी जो दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू मिलेगी, उतने टाइम में RC इज अ टाइम और टाइम कांस्टेंट, ये टाइम की वैल्यू, इतने टाइम में RC करने के बाद मान लीजिए 5 आया तो 5 यूनिट टाइम में, 5 SI यूनिट टाइम में ये कितना परसेंट, 63 चार्ज becomes 0.6320 times of its peak वैल्यू। यानी कितना चार्ज होगा कैपेसिटर, 0.63 यानी 63% ऑफ क्यू नॉट। ये कितने टाइम में चार्ज होता है, RC टाइम में, यानी RC टाइम में चार्जिंग कितनी हुई रहती है, 0.6320 क्यू नॉट, इतना ही चार्ज होता है RC टाइम में। इस RC को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। RC इज अ टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट, R एंड C सर्किट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज कैपेसिटेंस व्हेन अटैच्ड विद DC, फर्स्टली इट चार्जेस देन इट स्टॉप्स चार्जिंग एंड आफ्टर दैट इट डज नॉट वर्क। यानी जब हम किसी सर्किट के बीच में, मान लीजिए कोई तार कहीं से गया था, मैंने बीच में कैपेसिटर जोड़ दिया और उसके अंदर मैं DC फ्लो करा रहा हूँ, तो कैपेसिटर चार्ज करेगा और उस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो होता है वो अपने अंदर से DC को पास नहीं होने देता है ना, DC को रोक लेता है। तो ये कब है, ये DC सर्किट लगाने में हमने बिहेवियर देखा। और ये सर्किट कब है, जब DC सर्किट के साथ कैपेसिटेंस के साथ एक R भी लगाया, तब वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ किसमें, चार्ज में। चार्ज किस तरह से बढ़ा, एक्सपोनेंशियली बढ़ा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट तक कभी भी अटेन नहीं कर पाता क्योंकि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। ऑलराइट, और RC वो टाइम है जिस टाइम पे ये चार्जिंग यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, वो जो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है वो 63% या 0.6320% ही रहती है, 0.6320 इंटू क्यू नॉट ही रहती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू की, यानी इतना चार्ज हो पाता है RC टाइम में। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई, ये सारा कुछ हो गया DC सर्किट के लिए। तो अब हम इसी में देखेंगे कि क्या AC सर्किट जोड़ने से क्या चेंजेस आते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।